हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7। और आज का इसका टाइटल है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक एक ग्रेट एम्परर हो गेव अप वॉर। और कौन से युद्ध का त्याग किया था, कब किया था, इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि सबसे फेमस अशोक का कौन सा रहा था, कलिंगा वार। कलिंगा वार जो सबसे ज़्यादा फेमस रहा था। और उसके बाद अशोक इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने क्या कर दिया, सम्राट अशोक ने युद्ध आगे फ्यूचर में अपना युद्ध न करने का निर्णय लिया। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर आइए चैप्टर का प्रस्तावना जानते हैं, थीम जानते हैं। जन्मदिन का पर रोशन को दादाजी ने कड़क नोट मिले। उसने उन्हें हाथ में दबा कर रखा। उसने एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वो बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया सभी नोटों पर दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित हैं। उसने सोचा आखिर कहाँ ये शेर क्यों बने हुए हैं। यानी हर चैप्टर में जानते हैं कि एक बच्चे के अंदर कोई जिज्ञासा होती है और उस जिज्ञासा में ही उस चैप्टर की पूरी थीम होती है। तो यानी कि शेर क्यों बने हुए हैं। तो पहले आपको भी पता होगा कि हमारा जो क्या है चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह, वो क्या है, अशोक स्तंभ इसको बोलते हैं। और ये यहाँ पर आपका दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि चारों तरफ चारों डायरेक्शन में क्या है, शेर हैं, शेर बने हुए हैं। और यहाँ पर आपका व्हील है जो आपका 24 तीलियाँ हैं इसमें, और ये आपका नेशनल फ्लैग में भी है व्हील। हम जिन शेरों के चित्रों रुपए पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। यानी कि जिनको हम पैसों पर देखते हैं, ये आकृति आपने मोस्टली टाइम देखी होगी पैसों पर। कॉइन्स जो होते हैं, सिक्के होते हैं, उस सिक्कों पर आपने ये वाली आकृति देखी होगी। तो इनका क्या है, एक लंबी हिस्ट्री है। यानी कि कॉइन्स पर कैसे आए, इनका क्या है, इन पत्रों को काट कर बनाया गया और फिर उन्होंने सारनाथ में। तो पहला आपका यहाँ से एक इम्पोर्टेंस है कि जो हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है सारनाथ से। और ये किसने, ये पिलर है, पिलर के ऊपर इसको बनाया गया है स्तंभ को। और उस पिलर पर नीचे अशोक के अभिलेख लिखे हुए हैं। उसने जो आदेश करवाए थे वो उस पर लिखे हुए हैं नीचे पिलर पर। और उस पिलर के ऊपर आपका ये अशोक स्तंभ है। और ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय स्तंभ भी इसको मानते हैं यहाँ से। उसके बाद आगे देखिए, इतिहास के महानतर राजाओं में से एक अशोक के निर्देश जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। यानी कि एक अभिलेख उत्कीर्ण क्यों किए गए, इनकी जरूरत क्या लगी, क्योंकि जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें जो जानकारी मिलती है अपनी हिस्ट्री के बारे में वो कहाँ से मिलती हैं, अभिलेखों से, पुरातत्व वेदाओं से, या हमें खुदाई से उत्खनन जो हुआ वहीं से हमें क्या मिलती है, अपने प्राचीन हिस्ट्री की हमें नॉलेज होती है क्या होता था पहले। तो अभिलेख राजाओं ने इसलिए उत्कीर्ण कराए कि जिससे आगे की जो जनता है, आगे के जो लोग हैं, जैसे आज हम जान रहे हैं अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि राजाओं ने क्या किया, उनको लिखवाया अपने बारे में, हमने ये किया था, हमने वो किया था, और पत्थरों पे लिखवाया, पिलर्स पे लिखवाया, जिससे आज हम उनको जान सकें। और इनको क्या कहा गया, अभिलेख। और उसमें क्या लिखा गया, उनकी साम्राज्य के बारे में, राज्य के बारे में, राजाओं के बारे में। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना किसने की, कौन से वंश के थे। पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, अशोक किस वंश से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। कौन सा वंश, मौर्य वंश। और उसकी स्थापना किसने की थी मौर्य वंश की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी, 2300 साल पहले। कब की थी, 2300 BC आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। और चंद्रगुप्त की सहायता, मतलब किसकी सहायता से की थी, चंद्रगुप्त ने कौटिल्य की सहायता से। कौटिल्य नामक एक विद्वान था और इसी ने अर्थशास्त्र नामक की किताब लिखी थी। किसने, कौटिल्य ने। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, कौटिल्य। और कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, आपका मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब वंश क्या होते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा था ना कि अशोक किस वंश का था, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था। तो वंश क्या होते हैं, एक ही परिवार के जब लोग एक सदस्य के वास, ये तो आप जानते भी होंगे वंश परंपरा क्या होती है, कि वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुआ, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का, और इसके दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने ही, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी।
साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य जो था, कौन किसका साम्राज्य? अशोक के साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, या मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। उसमें बहुत से नगर थे। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, ये क्या हैं? ये नगरों के नाम हैं। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। पूछा जाता है कि जो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, यानी कि अगर हम बीच में जो एशिया का पूरा हमारा भाग है और उत्तर पश्चिम से अगर हम मध्य एशिया में आएंगे तो उसके लिए कौन सा था? तक्षशिला था। अभी मैं आपको मैप से बताऊंगी। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के लिए, क्योंकि उज्जैन कहाँ पड़ता है आपका? उज्जैन आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और जब हम उत्तरी भारत से, ये हमारा नॉर्थ भारत है, यहाँ से अगर हम दक्षिणी भारत में जाएंगे तो हमें पता है कि हमें ये क्रॉस करना पड़ेगा। और एमपी कहाँ पड़ता है आपका? मिडिल में। रास्ते में शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। यानी ये जो नगर थे, फेमस नगर थे, जो महत्वपूर्ण जो नगर थे, पाटलिपुत्र आपका, पाटलिपुत्र क्या है? पटना, जिसको पहले क्या बोलते थे? पाटलिपुत्र। उज्जैन आपका आज भी है, और तक्षशिला, ये क्या थे? महत्वपूर्ण उस समय के नगर थे। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए आपका ये उज्जैन है, महत्वपूर्ण नगर। तो जब आप यहाँ से इधर आओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्रॉस करना पड़ेगा उत्तर से इधर के लिए। और जब आप उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम एशिया से आओगे, मध्य एशिया, ये मध्य एशिया कहलाएगा, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? तक्षशिला को क्रॉस करना पड़ेगा। ये सारे जो रेड पॉइंट से दिखाए गए हैं, ये सब क्या है? यहाँ पर क्या हुआ है? अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है। यानी यहाँ पर अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, उसके द्वारा जो अभिलेख थे वो पाए गए हैं। ये आपका कलिंग है, और जिसको आज क्या बोलते हैं? अभी कलिंग को उड़ीसा। कलिंग को अभी क्या बोला जाता है? उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, राज्य साम्राज्य से पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में। राज्य साम्राज्य से भिन्न कैसे था? तो दोनों में अंतर क्या था कि चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, साम्राज्य और राज्य, राज्य क्या होते थे? छोटे होते थे, साम्राज्य बड़े होते थे, उनके लिए बड़ी सेनाएं होती थी, सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की। यानी कि जो साम्राज्य थे उनको, उन पर राज्य करने वाले को क्या बोलते थे? सम्राट। और सो क्या था? एक ग्रेट सम्राट था, न कि राजा। और जो राजा थे वो क्या होते थे? सम्राटों से थोड़ा कम होते थे। उसी तरह से उनको संसाधनों की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, और बड़ी संख्या में उनको क्या करना पड़ता? अधिकारियों की भी ज़रूरत होती थी, क्योंकि जितना बड़ा साम्राज्य होगा, जितना बड़ा राज्य होगा, उतनी ही ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होगी। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग शासन किया जाता था। यानी जो मौर्य साम्राज्य, हमने क्या कहा? मौर्य क्या था? एक साम्राज्य था। और अशोक कौन थे? या बिंदुसार, या इसके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो क्या थे? एक सम्राट थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों का सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यानी यहाँ से जो इम्पोर्टेंस आपका बनता है वो आप देख लीजिए। एक तो यहाँ पर बनता है कि कर इकट्ठे कौन करता था? तो व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। पहला आपका कि सम्राट किसके द्वारा कर इकट्ठा करवाते थे? तो वो किसकी? अधिकारियों की नियुक्ति करता था राजा। जो राजा देशों को उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संदेशवाहक कौन थे? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के, यानी कि जो अधिकारी जो लोग थे उनकी जासूसों की तरह से क्या करते थे? एक से जगह दूसरी जगह पर सीआईडी का काम करते थे। ये पता करते थे कि लोग क्या कर रहे हैं, कहीं किसी से गलत पैसा तो नहीं वसूल रहे हैं, या जो कर इकट्ठा कर रहे हैं वो राजा तक पहुँचा रहे हैं या नहीं पहुँचा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी, आप देखिए तक्षशिला और उज्जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महत्वपूर्ण को निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण नगर थे, तो तक्षशिला और आपका उज्जैन ये महत्वपूर्ण थे उस समय के। प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था कुछ हद तक। पाटलिपुत्र भी क्या था? आपका इम्पोर्टेंट नगर था उस समय का। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण था। किन क्षेत्रों पर नियंत्रण था? बाकी इन सब अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ये भी आपका लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यानी कि जो महत्वपूर्ण नगर थे उन पर जो सम्राट लोग थे वो राज्यपाल बनाकर किसको भेजते थे? तो वो भेजते थे राजकुमारों को, अपने पुत्रों को बनाकर। जो राजकुमार कौन होते थे? उनके पुत्र होते थे। तो उनको क्या बना के भेजते थे? राज्यपाल, यानी जिसको गवर्नर भी बोलते थे।
लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं नियमों को ही माना जाता था। ये यानी कि जो जहाँ जिस जगह पर जो स्थानीय परंपराएं होती थी उनको माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ माओ और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि यानी कि ये मार्गों और नदियों पर, जैसे आपने देखा होगा सिल्क रूट था, तो क्या किया था, सिल्क चाइना वालों ने क्या कर लिया था, उस पर कंट्रोल कर लिया था सिल्क रूट पर। क्यों, वो क्या करते थे कि वहाँ से जाने वाले जो लोग थे उन पर, ऐसी आपकी एक ब्लू नीति थी जिस पर हिंद महासागर में, उस पर भी क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया गया था। यानी कि पहले जो व्यापार होता था मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो वो समुद्री रास्तों से होता था, तो उन पर क्या कर लेते थे, कंट्रोल कर लेते थे अपना, और उस पर टैक्स लगा देते थे। यानी आप यहाँ से क्रॉस करोगे तो आपको टैक्स देना है, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण होते थे। क्योंकि आवागमन होगा, जब कहीं आएंगे जाएंगे तो किससे जाएंगे, नदियों से जाएंगे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट और रूप में मिलते थे इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम से कम्बल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। नजराना, नजराना क्या होता है, पहले तो यहाँ पर ये समझिए कि मतलब जो उत्तर पश्चिम है उससे क्या आता था, कम्बल आते थे। और दक्षिण भारत, आज भी हमारा कर्नाटक क्या है, सोने के लिए ज़्यादा फेमस है, सोना, गोल्ड। और तब भी यहाँ पर क्या था, अब लेकिन ये किस रूप में आते थे, नजरानी, टैक्स के रूप में नहीं आते थे, ये नजरानी के रूप में आते थे। अब नजराना क्या होता था, आज की भाषा में हम कहें तो उनको गिफ्ट कह सकते हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो एक तो हम क्या करें, पैसे देंगे और एक गिफ्ट भी दे देते हैं, तो गिफ्ट कह सकते हैं नजराना। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से। अगर कर में और नजराने में अंतर है तो क्या है, टैक्स क्या है, आपको नियमित देना ही है, हर महीने देना है आपको, और ये अनियमित होते थे। जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों में, ये पदार्थों के रूप में होते थे और स्वेच्छा से लोग देते थे इनको, राजाओं को। जैसे जिसके पास जो चीज़ है वो उनको लाके स्वेच्छा से देता था। जैसे हमने पढ़ा कंबल है, सोना है, तो ये लोग क्या करते थे, देते थे। यहाँ पर उसकी राजधानी के में सम्राट का पूरा वर्णन किया गया है, किस तरह से था और किस तरह से रहते थे। उनका चांदी से लंगर हाथियों पर सवार करते थे, अंगरक्षक कैसे थे, इस तरह से। और खाना जो होता था, उनको क्या करते थे, पहले कोई भी हत्या ना करनी तो उसको पहले खास नौकर को चकाते थे कि अगर कोई कुछ दिक्कत होगी तो नौकरी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वे लगातार 2 रात तक एक कमरे में नहीं सोते थे। यानी कि इतना ज़्यादा सम्राटों को अपनी जान का खतरा रहता था, ये सब दिया गया है। तो ये इतना अपनी एग्जाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जंगल वाले लोग इलाके में आते थे, वहाँ रहने की से काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। यानी जो लोग जंगल में रहते थे, अलग रहते थे, इलाके से बाहर रहते थे, वो स्वतंत्र होते थे। लेकिन ये भी कौन से जंगल वाले, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। हाथी, लकड़ी, मधु और मोम, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, आपकी जंगल में मिलेंगी। और ये सारे नजराने के रूप में, यानी जंगलवासी जो थे नजराने के रूप में क्या क्या चीज़ें लाते थे, हाथी, लकड़ी, मधु यानी कि शहद और मोम, ये चीज़ें लाते थे। अशोका एक अनोखा सम्राट, अनोखा क्यों कहा गया है, एक महान एम्परर था ये मौर्य साम्राज्य का। यानी कि इससे पहले भी हुए और बाद में भी हुए, लेकिन कलिंग वार एक जो हुआ वो आज की हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है और हमेशा रहा है। और ये सम्राट अशोक के ही समय में हुआ था, कलिंग वार। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, वह पहले ऐसे शासक थे, यानी अभिलेख, ये भी आपके लिए जानकारी कि अभिलेख जो थे सबसे पहले किसने स्टार्ट कराए थे, तो वो आपके सम्राट अशोक ने ही कराए थे। और ये क्यों कराए गए थे कि जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में है, तो आपका प्राकृतिक और ब्राह्मी। लिपि कौन सी है, प्राकृतिक भाषा है और लिपि ब्राह्मी लिपि है। यहाँ से कलिंग का वो दिया गया है कि कलिंग विजय की, यानी कब विजय की थी, राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से लोग ज़्यादा मारे गए। यानी कि जो कलिंग का उसने गिव अप किया था वार का, वो किस वजह से किया था, ये यहाँ पर वर्णन है। क्या लोग, लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बंदी बना लिए गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। यानी सब लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावत होते हैं,
वो भी युद्ध में या तो मर जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। यानी कलिंग वार के बाद ही इसको क्या हुआ था, अशोका को पश्चाताप हुआ था। अब मैंने धम्म यानी कि धम्म का पालन, ये भी क्वेश्चन बनना है कि किस युद्ध के बाद एम्परर अशोक ने धम्म का पालन शुरू किया था। तो धम्म का पालन इसने किया था, धम्म यानी धर्म का, कब से किया था इसने, कलिंग वार के बाद से। मैं मानता हूँ धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए संदेश के रूप में उत्कीर्ण करा रहा हूँ, और मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। मतलब उसने क्या किया था, एक शिक्षा दी थी कि बाद में भी ना करें। और धम्म क्या है, संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। यानी धम्म क्या है, प्राकृतिक रूप है किस शब्द का, धर्म का। और धर्म कौन सा है, संस्कृत। अशोका का कलिंग युद्ध, ये मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था, कलिंग किसका नाम है, ये प्राचीन नाम तटवर्ती उड़ीसा का। जैसे आपका असम कामरूप पूछा जाता है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है, तो असम का। ऐसे ही आपका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किसका है, पटना का, जो भी पटना है वो पाटलिपुत्र। कलिंग किसका है, आपका उड़ीसा का। अशोक के कलिंग को जीतने के युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर, जैसे हमने ऊपर पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, युद्ध से उसे घृणा हो गई, विसरना हो गई, और उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं किया है। और उनका धम्म क्या था, ये दिया गया आगे। यहाँ से देखिए, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्त कला का एक नमूना है। यानी ये बिहार के रामपुरवा में पाई गई थी मौर्य कालीन स्तंभ, यानी जो मौर्य कालीन के स्तंभ थे, और आज ये कहाँ पर है, हमारे राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली में है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। यानी उसने जो धर्म का पालन के लिए कहा था, तो उसमें ऐसा नहीं था कि किसी ईश्वर को माना उसने या किसी कर्मकांड को माना, उसने सिर्फ धर्म को माना। किसी ऐसी समस्याएं थी जिनके लिए लोग संवेदनाएं, यानी कि उसने एक माना कि अच्छे काम करो, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करो, किसी सबकी आज्ञा का पालन करो, इस तरह से उसने, और क्रूर व्यवहार मत करो नौकरों के साथ में, अपने प्रजा के साथ में। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते हैं। अशोक ने महसूस किया इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उसने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। वह यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि धम्म महामात, और इस अधिकारियों का क्या काम था कि ये जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे कि अच्छाई का पालन करो, सदैव सत्य बोलो, दूसरों को कष्ट मत पहुंचाओ, इस तरह का था। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं पर खुदवाए, और जैसा हमने आगे भी पढ़ा है। और यहाँ से एक और, ये लास्ट में आप ये देखिए, ये क्वेश्चन बनता है कि किस किस देश में अशोक ने अपने धम्म के लिए, प्रचार के लिए भेजा। अपने इसने पुत्र को भी भेजा था, पुत्री संघमित्रा जो उसकी पुत्री थी उसको भेजा था। कहाँ का, सीरिया, मिस्र, ये देशों के नाम पूछे जाते हैं, ग्रीस और श्रीलंका। तो चारों को अच्छे से ध्यान दे लिए, याद कर लीजिएगा। उन्होंने सड़कें खुदवाई, विश्राम बनवाए, मतलब इसने फिर कलिंग वार के बाद क्या किया, जितने भी अच्छे काम थे वो किए। इससे अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। किसने, एम्परर अशोक ने। और ये उसने अपने उनको क्या दिया था, प्रजा को, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश हैं कि जब वो बीमार होते हैं, उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर यात्रा शुरू करते हैं, तब वो अनुष्ठान करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या, किसी ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। हम जो अनुष्ठान वगैरह करते हैं कि, तो वो क्या है, अनुष्ठान किसी भी काम के नहीं है। इससे बढ़िया हमें क्या करना है, अपनी धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा न करना, यही धर्म है। दोनों ही बातें गलत हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बाकी जो कर रहे हैं सामने वाला वो गलत है। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों की धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हम किसी दूसरों को, ये क्या था, उन्होंने शिक्षा दी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके बारे में कहा है, अशोक के अभिलेख के बारे में। और इनको हम आज कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो प्राकृतिक है और जो लिपि है वो ब्राह्मी है। अशोक के धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए इन बातों को बताया जाता है, उनके साथ आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उन विषयों को बताओ जो प्रासंगिक हैं। ये आपकी ब्राह्मी लिपि का दिया गया है, तो इसमें देख सकते हैं आप, ये आरंभिक ब्राह्मी थी, फिर देवनागरी हिंदी, जैसे हम आ ऐसी तो बनाते हैं,
ये बांग्ला में आ को ऐसे बनाया जाता है, ये मलयालम में आ है और ये आपका तमिल में है। यानी आ को आप किस तरह से कितनी भाषाओं में बना सकते हैं, ये हम जो त्र बनाते हैं ये आरंभिक ब्राह्मी में इसी तरह से आ को बनाया जाता था। ये आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ से थोड़ा सा दिया गया है कि जब मौर्य साम्राज्य था उस समय चीन में क्या हो रहा था, उससे 100 साल पहले यानी 2400 वर्ष पहले उससे क्या हो रहा था, क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था उसका क्या है 2300 वर्ष पहले और ये 2400, तो यानी कि 100 वर्ष का अंतर है। वहाँ पर क्या हो रहा था, चीन की दीवार का निर्माण हो रहा था। चाइना वॉल सबसे जो लंबी है और इसकी लंबाई कितनी है 6400 किलोमीटर है और इसका जो निर्माण कार्य कितने सालों तक चला था, 2000 वर्षों तक चला था। और इसकी ऊपरी जो सतह है चाइना वॉल की वो इतनी चौड़ी है कि इसको सड़क के रूप में हम यूज कर सकते हैं 100 से 200 मीटर दूरी पर इसकी निगरानी के लिए। यानी ये आपको दिख रहे होंगे ये बुर्ज बने हुए हैं जगह जगह, 100 से 200 मीटर की बुर्ज बने हैं जिससे निगरानी कर सकें। चाइना वॉल इसको बोलते हैं। तो आज की आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिससे मोटिवेशन मुझे मिले। थैंक यू।